नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये 10 दिन की अवधि बताई हुई ना, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैं एक एक करके बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। जैसे अगर कोई इंसान संसद के दोनों सदनों में जीत गया है तो उसको, यानी कि जो व्यक्ति है, प्रत्याशी है, वो संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, एक से अधिक सीट नहीं, कितना, संसद के दोनों सदन, ठीक है, उसमें जीत गया है तो उसको देखिए 10 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि वो कौन सा वाला जो है अपना रखना चाहता है, नहीं तो राज्यसभा में उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी। दूसरा क्या है, यदि देखिए कोई मेंबर था जो पहले से ही सदन में सिलेक्टेड था, अब वो दूसरे सदन में जो है सिलेक्टेड हो गया है तो उसकी जो पहले सदन में सीट थी वो देखिए खाली हो जाएगी। मान लीजिए जो है कोई लोकसभा में पहले से सिलेक्टेड था, अब वो राज्यसभा में भी सिलेक्ट हो गया तो उसकी लोकसभा वाली सीट खाली हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन के अंदर 2 सीट जीत गया है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए लोकसभा में तो दोनों सीट जीत गया है, 2 जगह से लड़ा था, तो उसको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑप्शन रखना चाहता है, नहीं तो दोनों ही सीट खाली मानी जाएगी। ठीक है। चौथा ध्यान रखिएगा, अगर देखिए कोई व्यक्ति पार्लियामेंट में, संसद में भी जीत गया है एक सीट और स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी कि विधानसभा में भी कोई सीट जीत गया है, तो देखिए उसको 14 दिन के अंदर अंदर बताना होगा, नहीं तो उसकी जो पार्लियामेंट वाली सीट है वो खाली हो जाएगी। ये बिल्कुल एक्यूरेट 4 फैक्ट्स हैं, इनको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ से जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हो जाता है, फैक्ट भी हो जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हमने जो संविधान सभा है उसकी अलग अलग समितियां थी और उनके जो अध्यक्ष थे, इसके बारे में टेबल दी हुई है, ये पूछ रहे थे क्योंकि प्रश्न बनता है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो पहली है आपकी आवास समिति, अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतामैया। कार्य संचालन संबंधी समिति तो के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके देखे थे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। फिर संविधान सभा की कार्यकारिणी से संबंधी समिति जी.वी. मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति तो जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और जो अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। फिर जो अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे आपके एच.सी. मुखर्जी। मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति तो जे.बी. कृपलानी। उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के जो है अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी क्या थी, एक आपकी उप समिति थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपीनाथ बारदोलाई थे। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जो अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र है असम वाले को छोड़ के, क्योंकि असम वाला तो मैंने आपको बताया, उससे संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ए.वी. ठक्कर थे। फिर संघीय शक्तियों संबंधी समिति, ये कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। फिर देखिए संघीय संविधान समिति तो जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति बी.आर. अंबेडकर। ठीक है। फिर प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति थे तो राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, इसके भी राजेंद्र प्रसाद थे। फिर देखेंगे वित्त एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद, और जो पत्र पत्र संबंधी समिति थी तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष थे। राइट, इतना हो गया। अब देखिए भारत में कुछ ट्राइब्यूनल्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे अधिकरण हैं जो देखिए पर्टिकुलर केसेस को लेकर न्याय निर्णय दे सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक समस्याएं हैं उनके लिए हमने अलग से न्यायाधिकरण खोल दिए हैं। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है वो देखिए कौन सा है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी बोलते हैं, सीएटी भी बोलते हैं। तो देखिए ऐसा आपका एक मार्शल यानी कि जो मिलिट्री कानून होते हैं उनको लेके भी ट्राइब्यूनल है, रेलवे को भी लेके ट्राइब्यूनल है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कौन सा है, तो यही आपका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में अगर कोई भी क्षेत्र है, कोई भी मामला है, तो उसमें संघ या जो स्थानीय प्राधिकरण के मामले हैं
और जो सार्वजनिक सेवा और पदों पर नियुक्त व्यक्ति हैं उनकी सेवा शर्तों या भर्ती के संबंध में कोई विवाद हो जाता है, बेसिकली जो संघ सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय प्राधिकरण, जो ये सब है, इनमें जो लोग सरकारी कर्मचारियों के रूप में बेसिकली काम कर रहे हैं, अगर उनकी भर्ती को लेकर, उनकी जो है सेवा शर्तों को लेकर कोई विवाद उठता है तो उसका निपटारा देखिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण करता है। ठीक है, कैट करता है, इतना ध्यान रखिएगा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का वो है हमारा आर्टिकल, तो अनुच्छेद 223 ए, और भारत के संविधान संशोधन के द्वारा देखिए इसको लागू किया गया था। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इस पूरी चीज में जो इंपॉर्टेंट है वो आपने ये ध्यान रखना है, जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, CAT है, देखिए बीच में ए आ रहा है ना, देखिए आपने कैसे याद किया CAT, तो आपने इस ए से ध्यान रखना है कि जो हमारा 323 ए है ये आर्टिकल इससे जो है संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1985 में इसी अनुच्छेद के अनुसरण में 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम जो है पारित किया, और अब जो है इसकी 17 बेंच है और 21 क्या है, सर्किट है। ठीक है, अगर मुख्य न्यायपीठ की बात करें तो यह नई दिल्ली में है, 1985 में इसको देखिए स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये बेसिकली जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत होते हैं, नेचुरल जो आप कह सकते हैं जस्टिस होता है, उसके सिद्धांतों के द्वारा काम करता है। अगर बात करें इसकी बाकी न्यायपीठ का है तो अहमदाबाद में, इलाहाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, कटक, इसके अलावा एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जम्मू, जोधपुर, जयपुर, चेन्नई, मुंबई और पटना यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मेन जो है वो कहाँ पर है, तो वो दिल्ली में है, बाकी कुछ आपके जो है रीजनल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका जो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण है, यानी कि जो आपका आर्म्ड फोर्सेस है उसका एक ट्राइब्यूनल है। तो देखिए जो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कोई विवाद होते हैं उनके निर्णय के लिए नियुक्तियां, नामांकन, सेवा शर्तों के बारे में कोई शिकायतें होती हैं जिनको 3 सर्विसेज एक्ट के द्वारा कवर किया गया है, या फिर जो कोर्ट मार्शल के आदेश हैं उसके कोई निष्कर्ष है उससे उत्पन्न आपको अपील करनी है, तो ये सारा जो अधिकार क्षेत्र आता है ये सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अंदर देखिए आता है। ठीक है, और न्यायाधिकरण के पास सेवा के मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र होगा, यानी कि अगर सर्विस के मामले में, नौकरी के मामले में कोई भी विवाद होता है तो जो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण है उसके पास सबसे पहला राइट होता है इसकी सुनवाई करने का। और देखिए जो ये न्यायालय है वो मार्शल मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा, अगर मार्शल को लेके कोई आपके पास केस गया है उसकी आपको अपील करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण है इसका उद्घाटन हुआ 8 अगस्त 2009 को, और उस टाइम पे जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके द्वारा ये किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसके अलावा कोच्चि, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी, चंडीगढ़, यहाँ पर देखिए इसकी पीठ है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 जो आया ये संसद के द्वारा पारित किया गया था, और देखिए आयोग, नियुक्तियां, नामांकन, सेवा की स्थिति के संबंध में जो विवाद और शिकायतें होती हैं उनके लिए देखिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण कोई निर्णय दे, इसी के लिए आपका AFT आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल का गठन किया गया। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो सेवा अधिनियम 1950 के अधीन जो व्यक्ति हैं, नौसेना अधिनियम 1957 के अधीन जो व्यक्ति है, और वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन जो व्यक्ति है। मैंने आपको बताया ना आर्म्ड फोर्सेस जो आपका ट्राइब्यूनल है इसके अंदर 3 सर्विसेज एक्ट वाले सारे लोग जो हैं वो एक तरीके से आते हैं। इसके बाद आता है आपका देखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ना, यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो जो पर्यावरण संरक्षण है, वन है या अन्य प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण से लेकर किसी भी कानून या अधिकार को लागू कराना, व्यक्ति या संपत्ति का कोई नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति, इन सारे मामलों को देखिए निपटाने के लिए हरित प्राधिकरण की जो है आप कह सकते हैं स्थापना की गई। इसका मुख्य पीठ है नई दिल्ली में, इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, 4 जगह ये अलग अलग बैठता है। अच्छा, इस अधिकरण में कौन कौन होता है, तो एक होते हैं आपके अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य होते हैं, कुछ विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, 5 साल की अवधि के लिए अपने पद पर रहते हैं, पुनर्नियुक्ति के लिए देखिए पात्र नहीं होते हैं, यानी कि रीअपॉइंट आप नहीं उनको कर सकते। और जो अध्यक्ष की नियुक्ति है तो वो देखिए संविधान कहता है, ये संविधान ने एक्चुअली कुछ नहीं कहा था, संसद ने कानून के द्वारा जो है ये आप कह सकते हैं ये शक्ति दी, और ये शक्ति केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार रखती है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जो NGT है उसके तहत पर्यावरण के हमारे पास 7 कानून है, उनसे संबंधित मामले आते हैं। कौन कौन से, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, फिर जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 और जैविक विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं जनरली इनके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा सीआरपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसके द्वारा निर्धारित जो मामले हैं या आप कह सकते हैं प्रोसीजर है, उससे आप कह सकते हैं बाध्य नहीं होते, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जो नेचुरल जस्टिस होते हैं उनके सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, अगर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करें तो देखिए 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसके अलावा एक और होता है, देखिए रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा आपका रेलवे ट्राइब्यूनल बनाया गया है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए रेल दुर्घटना हुई है, कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें पीड़ितों को मुआवजा वगैरह देना है, तो जो रेल के उपयोगकर्ता हैं वो देखिए किराया, माल भाड़ा, रिफंड है ना, इस तरह की चीजों को लेकर रेलवे दावा अधिकरण में जा सकते हैं। कहाँ पर है? मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा देखिए आप अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़, चेन्नई, एर्नाकुलम, गोरखपुर, गुवाहाटी, गाजियाबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर और पटना, यहाँ पर भी इसकी क्षेत्रीय पीठ बैठती है। आपको मेन हेडक्वार्टर के बारे में जरूर पता हो, बाकी अगर नहीं भी याद है तो इट्स ओके, लेकिन हाँ क्योंकि आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के केवल 4 ही हैं तो उन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए, वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो संविधान सभा थी यानी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसमें जो 1946 में सीटों का आवंटन किया गया था वो किस प्रकार से था, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। तो देखिए भारतीय जो आप कह सकते हैं प्रांत थे, कौन से? ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11 थे टोटल। उनकी कितनी सीटें थी? 292। फिर कुछ देशीय रियासतें थी, भारतीय राजा थे जिन पे सीधे सीधे आप कह सकते हैं ब्रिटिश नियंत्रण नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली तो था ही, वो थी 93 सीटों वाली। मुख्य आयुक्त के प्रांत देखिए 4 प्रांत ऐसे थे जिसमें मुख्य आयुक्त के द्वारा प्रशासन किया जा रहा था, तो 4 सीटें टोटल कितनी होगी? 389। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो चुनाव हुए थे, जो हमारी संविधान सभा है उसके लिए जो चुनाव हुए थे जिनके परिणाम है जुलाई अगस्त 1946 में, तो किसको देखिए कितनी सीट मिली है ना, ये हमें जो है यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए एक एक कर इसको भी देख लेते हैं। तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो 208 थी। उसके बाद मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी उभर कर आई थी 73 सीटों के साथ। यूनियनिस्ट पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी। और इसके बाद देखिए यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, सिख नॉन कांग्रेस वाले और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन सबको देखिए एक एक ही सीट मिली थी। कुछ फिर देखिए आपके स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको देखिए 8 सीट मिली थी। तो टोटल सीटें कितनी थी? 296 थी। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं जो संविधान सभा थी 31 दिसंबर 1947 को, उसमें हर राज्य से कितनी जो है आप कह सकते हैं सदस्यता थी। आइए इसको भी देख लेते हैं। मद्रास से थे 49 मेंबर्स, बॉम्बे से 21, पश्चिम बंगाल से 19, संयुक्त प्रांत से देखिए 55 थे, है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कहां से थे? पूर्वी पंजाब से 12, फिर बिहार से 36, मध्य प्रांत और बरार से मेंबर से 17, असम से 8, उड़ीसा से 9, दिल्ली से 1, अजमेर और मारवाड़ से 1 और कुर्ग से देखिए 1 थे। उसके बाद रियासतों की बात करें तो टोटल थी 70 रियासतें। ठीक है, किस रियासत से कितने सदस्यों की संख्या थी एक बार इस पे भी नजर डाल लेते हैं। अलवर से 1, बड़ौदा से 3, भोपाल से 1। इसके बाद आ जाइए तो आपका बीकानेर और कोचीन इन दोनों से एक एक मेंबर था। ठीक है, इंदौर से भी एक मेंबर था, ग्वालियर से टोटल 4 मेंबर थे। इसके बाद देखिए कोल्हापुर से भी एक मेंबर था, लेकिन जोधपुर से 2 और जयपुर से 3 मेंबर्स थे। ठीक है, अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं टेबल के। तो यहाँ पर आप देखिए कोटा से देखिए 1 मेंबर था, मयूरभंज से भी 1 था, मैसूर से लेकिन 7 थे, पटियाला से 2 थे, और अगर आप देखेंगे तो रेवा से भी 2 थे, त्रावणकोर से 6 थे, उदयपुर से देखिए 2 थे। ठीक है, इसके बाद जो सिक्किम और बरार कुर्ग समूह था उससे 1, त्रिपुरा, मणिपुर, खासी राज्य समूह और उत्तर प्रदेश राज्य समूह इनसे भी 1-1 ही थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए तो आप देखेंगे जो आपका पूर्वी राज्य समूह था, मेंबर थे टोटल 3। अच्छा, मध्य भारत राज्य समूह बुंदेलखंड और मालवा सहित 3 मेंबर थे इससे टोटल। पश्चिमी भारत राज्य समूह 4 मेंबर, गुजरात राज्य समूह से 2, दक्कन और मद्रास राज्य समूह से 2, पंजाब राज्य समूह से 3। ठीक है, और पूर्वी राज्य समूह से कितने? तो 4 थे। ठीक है, पूर्वी राज्य समूह का पहला वाला भाग, और पूर्वी राज्य समूह का अगर दूसरे भाग की बात करें तो 3, और जो शेष बचे उनसे देखिए 4 थे। ठीक है, ये आपने समझ लिया।
यानी कि हमने क्या जाना कि देखिए जो रियासतें थी वो टोटल 70 थी, है ना। जो हमारे राज्य थे तो वो देखिए कितने हैं, 12 से। इनसे अलग अलग जो संख्या में मेंबर्स थे, और टोटल जो भारतीय प्रांत थे, है ना, उनसे हमारी जो टोटल सीटों की संख्या हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 229 हो जाएगी। राइट, इतना थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। ओके, यहाँ पर आपने एक और फैक्ट को ध्यान रखना है। मैं कब की बात कर रही हूँ, तो देखिए 31 दिसंबर 1947 की बात कर रही हूँ। तो जो भारतीय प्रांत थे उसमें कितने सदस्य हो गए, तो 229 हो गए। ठीक है, उसके बाद जो भारतीय रियासतें थी तो उसमें कितने सदस्य हो गए, तो 70 हो गए, जिनकी डिटेल मैंने आपको सब बता दी है। इसके बाद अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितने हो गए, तो देखिए 299 हो गए। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मार्शल लॉ के बारे में भी हमारे संविधान में बताया हुआ है ना। और हमारे संविधान में देखिए इमरजेंसी आपातकाल के बारे में भी है। तो हमें मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो द मार्शल लॉ मिलिट्री शासन, सैन्य शासन इसको कहते हैं। ये देखिए सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। वही राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो ना केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध है उनको भी प्रभावित करता है। साथ ही जो राजस्व का वितरण है, निकाय शक्तियां हैं, उनको भी प्रभावित करता है, और इसके द्वारा संसद के कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रीय इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जबकि मार्शल लॉ केवल फंडामेंटल राइट को आप कह सकते हैं प्रभावित करता है। फिर देखिए जो मार्शल लॉ है वो सरकार और साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित कर देता है। अगर सैन्य शासन लग गया तो आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो जुडिशरी है वो नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा का पूरा प्रशासन किसके द्वारा चलेगा, सैन्य अधिकारियों के द्वारा, और सैन्य अदालतें ही एक तरीके से हो जाएंगी। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो देखिए सरकार और सामान्य कानूनी न्याय तो जारी रहता है, यानी कि कोर्ट थोड़ी निलंबित हो जाएंगे। आपके जो अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, उनका परिवर्तन नहीं हो पाता है। मतलब आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते इमरजेंसी के टाइम पे। देखिए फंडामेंटल राइट कहीं भाग थोड़ी जाते हैं, वो एक सो जाते हैं। मतलब ये हो जाता है कि आप कोर्ट जाके कह नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट जी हमारे फंडामेंटल राइट भंग हो रहे हैं, इनको आप ठीक कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो सरकारों सामान्य कानूनी न्याय राष्ट्रीय आपातकाल में जारी रहता है, उनका लागू होना बस निलंबित हो जाता है, जबकि मार्शल लॉ में ये दोनों ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो मार्शल होता है वो कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल है पूरे देश में भी इसको लागू कर सकते हैं, या किसी एक हिस्से में भी ये लागू हो सकता है। अगेन देखिए जो मिलिट्री शासन है उसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, उसको परिभाषित भी नहीं किया गया, एग्जैक्ट डेफिनेशन ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दी गई है। लेकिन देखिए अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये जो विशेष व्यवस्था है सुस्पष्ट है, विस्तृत है, इसके बारे में बहुत ढंग से प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू। देखिए स्टेटमेंट के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा याद रखना है। अब देखिए हमने सैन्य जो एक तरीके से शासन है और जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है इसके बीच अंतर पड़ा। अब हम पढ़ते हैं जो संसदीय व्यवस्था होती है और जो राष्ट्रपति व्यवस्था होती है, इसमें क्या अंतर है। ब्रिटेन में देखिए पार्लियामेंट व्यवस्था है, यानी कि संसदीय व्यवस्था है। अमेरिका की बात करें तो वहां पे राष्ट्रपति की व्यवस्था है ना, राष्ट्रपति आप कह सकते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे। भारत में देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो आइए देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि कौन सी व्यवस्था के अंदर उसकी क्या विशेषताएं हैं, फिर क्या उसके गुण है, क्या उसमें अच्छा है, क्या उसके दोष है, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें दोहरी कार्यकारिणी होती है। ठीक है, तो इसमें दोहरी कार्यकारिणी होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे इनकी जो एग्जीक्यूटिव होती है ना वो आपकी दोहरी होती है। कैसे, एक तो एग्जीक्यूटिव आपकी कौन है, कैबिनेट वाले लोग हैं, है ना, वो आपके एग्जीक्यूटिव है। दूसरे कौन है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। कौन, जो आपके सारे सिविल सर्वेंट्स है, ऑफिसर्स हैं, यानी कि एक तो वो होते हैं जो हर 5 साल बाद चेंज होंगे, और एक आपके परमानेंट नेचर के होते हैं। दूसरा क्या होता है, बहुमत के दल का शासन होता है, जिसके पास ज्यादा वोट होगी वो शासन करेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जो आपका मंत्रिमंडल है वो पूरा का पूरा इकट्ठा लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रखता है, यानी कि अगर एक को आप कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो पूरी की ही प्रॉब्लम बेसिकली मानी जाती है। अगर एक कोई फैसला लेता है तो सबको उसके फैसले का समर्थन करना पड़ता है। राजनीतिक एकरूपता होती है। देखिए यहाँ पर जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो आपके एजुकेशन के मंत्री हैं, जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी जो आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं वो, और इसके अलावा जो आपकी मंत्री परिषद मिनिस्ट्रियल काउंसिल है ना, वो एक ही तो होते हैं। वही आपकी काउंसिल भी बना रही है, वही आपकी एग्जीक्यूटिव भी बना रही है। तो राजनीतिक एकरूपता रहती है पॉलिसीज वगैरह को लागू करने में। दोहरी सदस्यता होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, निचला सदन विघटित होता है, यानी कि लोकसभा के चुनाव होते रहते हैं, और शक्तियों का सम्मिश्रण होता है।
यानी कि जो आपकी पावर्स है वो बताई होती है किसके पास कितनी पावर है, तो ये इसके अंदर रहता है। लेकिन कई बार आप कह सकते हैं थोड़ा सा मिक्स भी हो जाती है पावर, ठीक है। इसका गुण क्या है, तो देखिए जो विधायिका होती है ना, और जो कार्यपालिका होती है, इसके बीच में सामंजस्य होता है। विधायिका कौन है, जो लोग आपके बैठ के कानून बना रहे हैं, यानी कि जो आपके संसद के सदनों में बैठ रहे हैं। और कार्यपालिका कौन है, जितने भी आपके मंत्री हैं, तो मंत्री आपके संसद से ही तो निकल कर आए हैं ना, तो इनके बीच में क्या एक सामंजस्य होता है, वही तो लोग हैं। उत्तरदायी सरकार होती है, मैंने आपको बता दिया कि अगर विश्वास मत जब तक है तो आप सरकार बनाओ, अविश्वास मत पारित होते ही आपको सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा। निरंकुशता पे रोक होती है, हिटलर की तरह तानाशाही नहीं हो सकती, क्योंकि आपको जो एक तरीके से पार्लियामेंट की आप कह सकते कंट्रोल में रहना होता है। व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, पूरे देश के हिस्सों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जा सकते हैं, सांसद चुने जा सकते हैं, उन्हीं सांसदों से मिलकर आपके जो है मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल बनता है। दोष क्या है, अस्थायी सरकार है। जिस भी दिन आपसे बहुमत खींच लिया आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, उसी दिन सरकार गिर जाएगी। नीतियों की निश्चितता नहीं होती। 5 साल एक मान लीजिए दल की सरकार है, उसने कुछ पॉलिसीज लागू की, दूसरे साल की मतलब अगले 5 सालों बाद किसी और दल की है, उसको पॉलिसीज ठीक नहीं लगी, तो ये होता है। शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध होता है, क्योंकि आपके जो एग्जीक्यूटिव है और आपके जो क्या है लेजिस्लेचर है ना, ये दोनों ही क्या है आपस में मिली जुली है, तो इसमें पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अकुशल व्यक्तियों के द्वारा सरकार का संचालन होना, देखिए आपके मंत्री कुशल भी हो सकते हैं और बिना पढ़े लिखे अकुशल भी हो सकते हैं, लेकिन मंत्री तो वही बनते हैं, डिपार्टमेंट मंत्रालय तो वही संभालते हैं, तो ये भी एक इसमें दिक्कत होती है। अच्छा, अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की, तो एकल कार्यकारिणी होती है। देखिए अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं तो वो अपनी एग्जीक्यूटिव में काम करने के लिए इंडिपेंडेंट लोगों को चुनते हैं, और वो राष्ट्रपति के प्रति ही जिम्मेदार होते हैं। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, एकल होती है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति और विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति को लोग वहां अलग चुनते हैं एक निश्चित अवधि के लिए, तब तक उनको कोई हटा नहीं सकता है ना, इन जनरल। और जो आपकी लेजिस्लेचर होती है, जैसे कांग्रेस के जो सदस्य बनते हैं, है ना, उनको भी अलग एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, तो ये वाली बात। उत्तरदायित्व का अभाव है, देखिए राष्ट्रपति अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक है। राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती, एकल सदस्यता होती है, राष्ट्रपति का जो है ज्यादा नियंत्रण होता है। निचला सदन देखिए विघटित नहीं होता, जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब नए चुनाव होंगे, अदरवाइज वो रहता है। और शक्तियों का यहाँ पे विभेद होता है, पावर ऑफ सेपरेशन यहाँ पर रहता है, ठीक है। फायदा क्या है, स्थायी सरकार है, क्योंकि आपने जो है निश्चित अवधि के लिए चुना है, तो स्थायी सरकार हो गई। नीतियों में देखिए निश्चितता होती है ना, पॉलिसीज ना थोड़ी सी समान रहती है, क्योंकि जो आपका हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, या फिर आपका जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये तो ब्रिटेन की बात होगी, वहां पे देखिए अलग अलग दल, कभी लेबर पार्टी आ गई है ना, कभी आपकी दूसरी पार्टी आ गई, तो पॉलिसीज चेंज रहेगी। जैसे भारत में भाजपा और कांग्रेस आ गई। लेकिन देखिए जो आपका अमेरिका का सिस्टम है, वहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो डेमोक्रेट से भी मिलकर बनती है और रिपब्लिकन से भी मिलकर बनती है, तो पॉलिसीज आपकी लगभग सेम रहती है, भले आपके जो राष्ट्रपति है वो जो है अलग भी चुने जाए, ठीक है। देखिए पावर ऑफ सेपरेशन रहता है, चेक एंड बैलेंस रहता है, ठीक है। और विशेषज्ञों द्वारा सरकार होती है, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है अपने अपनी फील्ड में जो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बेसिकली एग्जीक्यूटिव के लिए चुनते हैं, तो लोगों के पास क्या है, स्पेशलाइजेशन रहता है। अच्छा, इसके अवगुण क्या है, तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव रहता है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, तो हो सकता है उनके आपस में ना बने। गैर उत्तरदायी शासन है, हमने पढ़ ही लिया। गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना, तो हो सकता है निरंकुश हो जाए राष्ट्रपति, क्योंकि उसको तो अपने फिक्स टाइम के लिए चुन लिया गया। और सीमित प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, इनको आप याद बस कर लीजिएगा, अगर आपको समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो बस याद कर लीजिएगा, उतने से काम बन जाएगा। क्योंकि लिस्टिंग की वीडियो तो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकती हूँ, तब तो ये जो वीडियो है 40 50 30 घंटे की बन जाएगी, है ना। तो लिस्टिंग के वीडियो को कम टाइम में खत्म करना है, तो चीजों को शॉर्टकट में हमें करना पड़ता है। अच्छा, अब देखिए हमने जब संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था समझ ली, तो अब जो संघीय और साथ में आपकी एकात्मक सरकार होती है, इसमें भी अंतर हो, यानी कि एक तो आपकी फेडरल जो है गवर्नमेंट हो सकती है, एक आपके जो है यूनियन वाली गवर्नमेंट हो सकती है, इसमें क्या अंतर है। तो देखिए ब्रिटेन की और भारत की बात करें तो हम थोड़े से एकात्मक सरकार की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन अमेरिका की बात करें तो वो थोड़ा सा संघीय सरकार है, वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है। तो आइए पहले देखते हैं संघीय सरकार। तो इसमें दोहरी सरकार होती है, यानी कि एक तो आपका फेडरल जो है वो होता है, दूसरा राज्यों का भी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। लिखित संविधान होता है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन रहता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, द्विसदनीय देखिए विधायिका होती है। भारत को देखिए फेडरल कहा गया है, लेकिन एकात्मकता की ओर झुका हुआ कहा गया है, यानी कि हम संघ तो हैं, लेकिन हम संघ कैसे हैं, हम एकात्मक सरकार की ओर झुके हुए हैं। तो भारत में आप देखेंगे
दोनों ही तरह की विशेषताएं देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, अब एकात्मक सरकार की बात करें तो एकल सरकार जो है राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। संविधान लिखित हो भी सकता है जैसे कि फ्रांस में, और अलिखित भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में। शक्तियों का विभाजन नहीं होता, सारी शक्तियां देखिए राष्ट्रीय सरकार में ही निहित रहती है। संविधान की सर्वोच्चता हो भी सकती है जैसे जापान में, और नहीं भी जैसे कि ब्रिटेन में। कॉन्स्टिट्यूशन कठोर भी हो सकता है जैसे फ्रांस में, और लचीला भी जैसे ब्रिटेन में। न्यायपालिका देखिए स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है जैसे ब्रिटेन, और एक सदनीय भी हो सकती है जैसे कि चीन। तो भारत देखिए इन दोनों के बीच में कहीं आता है, लेकिन अमेरिका देखिए आप पूरा का पूरा कह सकते हैं संघीय में चला जाता है, और ब्रिटेन जो है आप कह सकते हैं थोड़ा सा एकात्मक की तरफ आ जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि केंद्रीय विधायिका के संबंध में वो कैसे वीटो पावर यूज कर सकता है, और राज्य विधायिका के संबंध में भी वो कैसे वीटो पावर यूज अपनी कर सकता है। ठीक है, ये विधेयक है यानी कि आपका नॉर्मल कोई विधेयक है, बिल है, तो केंद्रीय विधायिका में राष्ट्रपति उसको स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, वीटो लगा दे, है ना, या उसको पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। ठीक है, देखिए अस्वीकार वो कब कर सकता है, या तो अपनी उस विधेयक पे कोई फाइनल सही ना दे। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, ये नहीं बताया हुआ कि राष्ट्रपति के पास कौन सा वो टाइम लिमिट है जिसके अंदर अंदर उनको विधेयकों को स्वीकृति देनी है। अब क्योंकि ये बताया नहीं गया है तो राष्ट्रपति कई बार क्या करते हैं, विधेयक को लेके बैठ जाते हैं, कभी भी ना तो उसको हाँ बोलते ना बोलते। इसको पॉकेट वीटो एक तरीके से कहा जाता है ना, कि आपने कोई निर्णय ही नहीं दिया। या फिर अस्वीकार वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो आपकी कैबिनेट है वो राष्ट्रपति को ये सलाह दे दे कि इस बिल को हमें पारित नहीं करना है, तो भी वो अस्वीकार हो सकता है। या फिर देखिए अगर कैबिनेट ये कह दे कि अब तो मतलब गवर्नमेंट को देह भंगी करना है, तो वो वाला बिल रह सकता है। कहने की बात ये है, राष्ट्रपति बिना कैबिनेट की मर्जी के बिल को जो है अस्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, वो उस पर पॉकेट वीटो जो लगा सकते हैं वो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि किसके अंदर अंदर उनको स्वीकृति या अस्वीकृति देनी है। स्वीकार तो कर ही सकते हैं। सेम देखिए राज्य विधायिका के मामले में वो स्वीकार भी कर सकते हैं, उस पर अपना साइन करना, मना भी कर सकते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। अगर बात हो धन विधेयक की, अगर मनी बिल की बात चल रही हो, तो देखिए हाँ कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है, या तो आप हाँ करो या तो आप मना करो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते भाई एक बार फिर से सोच लो। सेम राज्य विधायिकाओं के बारे में हाँ भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिलों के बारे में बात करें तो या तो आप हाँ कर सकते हो, है ना, या फिर आप और कुछ नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये है कि आपको हाँ देनी ही पड़ेगी। ये देखिए बाध्यकारी है राष्ट्रपति के ऊपर कि जो संविधान संशोधन विधेयक है उनके बारे में आपको हाँ बोलनी ही पड़ेगी, ना तो आप वापस कर सकते हो और ना ही आप उनको मना कर सकते हो। राज्य विधायिकाओं के बारे में बात करें तो देखिए राज्य विधायिकाओं के पास तो ये पावर ही नहीं है कि वो संविधान संशोधन बिल लेकर आ सके, तो ये वाली चीज उन पर लागू होती ही नहीं है। तो ये देखिए राष्ट्रपति किस बिल के बारे में क्या कर सकते हैं ये था। अब इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इसमें देखिए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच का अंतर देखिए जानना है। वैसे तो आपने वीडियो में भी देखा होगा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, है ना, आप बोल सकते हो कि मंत्री परिषद ये मंत्रिमंडल वो, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। और सामान्य बोलचाल की भाषा में आप भले ही इनको बदल बदल के यूज कर ले, लेकिन जब प्रश्न सॉल्व करने की बारी आती है तो आपको इनके बीच का एक बेसिक भेद पता होना चाहिए। तो देखिए जो मंत्री परिषद है वो ज्यादा बड़ा होता है आकार में, उसी बड़े आकार में से छोटा एक जो हिस्सा निकलता है वो आपका मंत्रिमंडल कहलाता है। इसको आपने जो है ध्यान रखना है। तो पहले बड़े वाले आकार की यानी कि मंत्री परिषद की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक बड़ा निकाय है, 60 से 70 तक इसमें मंत्री होते हैं। और मंत्री जो होते हैं उनकी 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री। ठीक है, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होंगे उनके पास बहुत ज्यादा पावर होगी, वो कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वो देखिए कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं ले सकते, और जो उप मंत्री होते हैं उनको अटैच कर दिया जाता है किसी मंत्री के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये सरकारी कार्य हो तो एक साथ बैठक कभी भी नहीं करते, सामूहिक कार्य इनका कोई नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा किसी काम के लिए सारे 60 या 70 मंत्री एक साथ बैठ गए। सारी की सारी पावर तो इन्हीं के पास है, मंत्री परिषद के पास, लेकिन वो कागजों में है। एक्चुअल पावर यूज कौन करता है, तो कैबिनेट यूज करती है, मंत्रिमंडल यूज करता है। ठीक है, इसलिए क्या कार्य करेगा इसका निर्धारण मंत्रिमंडल करता है, और बेसिकली मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करता है। मंत्रिमंडल कहेगा भाई ये कानून हम लोगों को पारित करना है, ठीक है, कल सारे के सारे जाके हाँ बोल देना, तो बेसिकली वो काम करते हैं। ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन हुआ है अनुच्छेद 34
1974 और 75 में। ठीक है, इसका आकार और वर्गीकरण देखिए संविधान में बताया नहीं गया है। आकार का निर्धारण देखिए प्रधानमंत्री समय स्थिति को देखकर करते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952 है उसमें एक मंत्री को मंत्री परिषद का सदस्य बताया गया है, चाहे उसे जिस नाम से भी आप बुलाएं। इसमें उप मंत्री भी आ जाते हैं और ये पूरे के पूरे वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी कि पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। ये तो हुआ मंत्री परिषद की बात। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की, जो कि क्या है, एक लघु निकाय है। इसमें केवल 15 से 20 मंत्री होते हैं और केवल कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए इसको कैबिनेट भी बोल देते हैं। और ये क्या है, मंत्री परिषद का ही एक भाग होता है। ये हफ्ते में देखिए एक बार या उससे ज्यादा भी बैठक कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है यही लेते हैं। इनके कार्यकलाप जो है सामूहिक होते हैं, मिल बैठकर बातचीत करके ही कोई डिसीजन लेते हैं। मंत्री परिषद के पास कागजों में जो शक्तियां हैं उसका एक्चुअल प्रयोग देखिए कैबिनेट ही करती है। ठीक है, ये जो है राजनीतिक निर्णय लेते हैं और फिर मंत्री परिषद को निर्देश देते हैं। इनके जो निर्देश होंगे वो सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, जो संविधान का अनुच्छेद 352 है उसमें जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था तब ये मेंशन किया गया। देखिए हुआ क्या, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आपको क्या है ना, थोड़े से लिबरल आप कह सकते हैं संविधान के अंदर शुरुआत में आप कह सकते हैं रूल रेगुलेशन दिए गए थे। तो इंदिरा गांधी ने इसका मिसयूज किया और उन्होंने देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया और उनकी भी कैबिनेट को या उनकी भी आप कह सकते हैं मंत्रिमंडल मंत्री परिषद को टीवी से पता चला कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने कहा भाई ऐसा फिर से ना हो, इसके लिए सुनिश्चित कर देते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अकेले नहीं कर सकते, आपको मंत्रिमंडल की सलाह पर ही ये करना होगा। यानी कि सब लोग मिल बैठ कर ही लेंगे, अकेला आदमी डिसीजन नहीं लेगा। तो इसी वजह से ये जो कैबिनेट वर्ड है इसको उन्होंने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 352 में ऐड कर दिया। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि मंत्री परिषद का वर्णन संविधान में है, यस है। अगर पूछ लिया जाए मंत्रिमंडल का वर्णन है, जी हाँ है। पूछ लिया जाए ओरिजिनल में था तो नहीं, ओरिजिनल में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे अब ध्यान रखते हैं अनुच्छेद 352 क्या कहता है, प्रधानमंत्री और जो अन्य कैबिनेट मंत्री होंगे जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया होगा वो लोग आपस में बातचीत कर ही फैसले लेंगे। अच्छा, इसके कार्य और शक्ति जो उनका विवरण नहीं दिया गया है। ठीक है, अच्छा बात करें तो जो हमारे भारत की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहाँ से इंस्पायर है, तो ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब एक अलग डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ये तो हमने मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल पढ़ लिया। दूसरा डिफरेंस आता है स्थगन और सत्रावसान। कई बार हम कह देते हैं ना कि भाई सदन जो है स्थगित हो गया है, कई बार हम कह देते हैं भाई सदन का जो है सत्रावसान हो गया है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए स्थगन ये एक बैठक को खत्म करता है, ना कि पूरे सत्र को। देखिए हमने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, हम बोलते हैं कि संसद मिल रही है, किस में मिल रही है, बजट सेशन में, बजट सत्र में मिल रही है, किस में मिल रही है, मानसून सत्र में मिल रही है या फिर शीत सत्र में मिल रही है। यानी कि एक पूरा का पूरा वो सत्र होता है, एक सेशन होता है। लेकिन जो स्थगन होता है वो क्या होता है, एक बैठक होती है ना। तो एक बैठक क्या, जैसे आज अगर मान लीजिए मेरे जब बैठक हुई है तो जब आप कह सकते हैं स्थगन करते हो तो छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, उसका ज्यादा कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। आप बस कह सकते हो आज स्कूल की छुट्टी हो गई है ना और अगले 3-4 दिन तक छुट्टी रहेगी। लेकिन जब आप कहते हैं सत्रावसान हो गया तो इसका मतलब होता है स्कूल की गर्मियों की छुट्टी बढ़ गई, आप लंबे टाइम के लिए जो है चले जाते हैं। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। आइए देखते हैं, ये सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। कौन स्थगन, यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा। ये देखिए विधेयक या सदन में कोई भी काम चल रहा है उस पर असर नहीं डालता, क्योंकि वो सारा का सारा काम जब दोबारा बैठक होगी उसमें किया जा सकता है। अब बात करते हैं सत्रावसान की। ये न केवल बैठक को बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है। जैसे मानसून सत्र समाप्त हो गया, बजट सत्र समाप्त हो गया, इसे किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। पहला कौन सा था, सदन का पीठासीन अधिकारी, और ये राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए ये किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जो भी बचा हुआ काम होगा उसके लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, आपको अगेन नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, ब्रिटेन में देखिए क्या होता है, अगर सत्रावसान हो जाए तो जो विधेयक और अन्य लंबित कार्य वो समाप्त माने जाते हैं। भारत में समाप्त नहीं माने जाते, आप नोटिस दीजिए और फिर से उनको जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए, ये बेसिक डिफरेंस था, राइट। अब हम देखिए अगला अपना डिफरेंस देखते हैं।
किसके बीच में? निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बीच में। देखिए कई बार आता है ना मंत्रिपरिषद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, कई बार होता है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो पारित हो गया और सरकार जो है गिर गई। तो दोनों वर्ड मतलब कोई डिफरेंस है, इनकी सीवियरिटी अलग अलग है। देखिए निंदा प्रस्ताव की सीवियरिटी थोड़ी कम होती है, इससे सरकार उतनी परेशान नहीं होती। अविश्वास प्रस्ताव तो बहुत खतरनाक होता है, ये सरकार को भी गिरा देता है। तो देखिए निंदा प्रस्ताव, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य। भाई आप क्यों निंदा करना चाहते हो, क्या रीजन है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आप किसी एक मंत्री के खिलाफ भी ला सकते हो, मंत्रियों के कुछ समूह के खिलाफ भी ला सकते हो, या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी ला सकते हो। दरअसल ये मंत्रिपरिषद की जो पॉलिसीज होती हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उनकी अगर आप निंदा करने चाहते हैं तो उसके खिलाफ लाया जाता है। अगर ये लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना आवश्यक नहीं है, बस ये माना जाता है कि हाँ भाई थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ रही है क्योंकि आपकी जो निंदा वाले प्रस्ताव है वो पारित होने लग गए हैं। वही अविश्वास प्रस्ताव, तो ये देखिए आपको इसका जो स्वीकार करने का कारण है वो बताना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इट सेल्फ कह रहा है कि भाई जो सरकार ये चल रही है ना, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, मुझे नहीं लगता ये बहुमत में है और ये अल्पमत की सरकार है, इसको हट जाना चाहिए। तो इसका कारण बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, इसको देखिए केवल पूरी मंत्रिपरिषद के विरोध ही लाया जा सकता है, क्योंकि अविश्वास सामूहिक उत्तरदायित्व क्योंकि है मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति, तो सामूहिक रूप से अविश्वास जताया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते सरकार के 4 मंत्रियों पे मुझे विश्वास है 4 पे नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। इसके अलावा देखिए मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास का निर्धारण करने हेतु लाया जाता है, और अगर ये पारित हो गया तो त्याग पत्र देना ही पड़ता है। राइट, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए 2 वर्ड हमने और सुने होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक होता है, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पुराना क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें इसके बारे में भी एक बेसिक डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए सरकारी विधेयक देखते हैं। ठीक है, सरकारी विधेयक, देखिए सरकारी का मतलब दो बातें बस ध्यान रखिए। सरकारी है मतलब कोई मंत्री लेकर आया है, और अगर गैर सरकारी है तो मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य लेके आया हो सकता है। मान लीजिए सत्ता पार्टी में भी कोई आपका एमपी है, वो मंत्री नहीं है लेकिन है सत्ता पार्टी का, तो वो गैर सरकारी ही माना जाएगा, क्योंकि केवल और केवल मंत्री जो लेकर आते हैं उसको ही सरकारी बोला जाता है। तो देखिए वही है, संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, सरकार की जो पॉलिसीज होती है उसको ये बताता है। ठीक है, और संसद में इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है क्योंकि सरकार ही लेकर आई है। अगर मान लीजिए अस्वीकृत हो गया तो मे भी हो सकता है सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाए, क्योंकि सरकार कोई बिल लेकर आई और वो पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि सरकार के पास भैया लगता है वोटें थोड़ी कम रह गई हैं। अच्छा, सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस आपको देना पड़ता है, भाई हम ये बिल लेके आ रहे हैं, ये नोटिस है। और इसको जो तैयार किया जाता है विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। जो मंत्रालय होते हैं वो आपको अपनी पूरी एक्सपर्टीज देते हैं कि भाई कैसे कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। अगर कोई गैर सरकारी विधेयक आता है, अब क्योंकि मंत्री नहीं लेके आया तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है इस बिल को तैयार करने की, तो मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य इसको लेके आ सकता है। कई बार विपक्षी दल अपना जो बताता है कि भाई हम ये चाहते हैं कि ये हो, ये उस चीज को प्रदर्शित करने के लिए लाया जाता है। पता तो है, पास तो होना नहीं, लेकिन कम से कम न्यूज में तो आ जाएगा ना कि हम ये चीज करवाना चाह रहे हैं। तो देखिए संसद में पारित होने की उम्मीद भी कम होती है, अगर ये पारित नहीं हुआ तो सरकार पर तो क्या ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप अगर इसको सदन में पेश करना चाहते हैं तो 1 माह का नोटिस आपको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ता है। देखिए कितना, तो कितने दिन का मैंने आपको अभी बताया था, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो है 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको कितना है, 1 माह का नोटिस देना पड़ता है। और इसके निर्माण से संबंधित जिम्मेदारी सारी की सारी सदस्य के ऊपर होती है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए साधारण विधेयक और धन विधेयक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं साधारण विधेयक। देखिए साधारण विधेयक को या तो आप लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कहीं भी जो है अपना ला सकते हैं। इसको या तो मंत्री के द्वारा या आपका जो गैर सरकारी सदस्य है उसके द्वारा लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं होती, आप इसको डायरेक्ट लेकर आ सकते हैं। जो राज्यसभा है वो इसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है और इसको पारित करने से मना भी कर सकती है, और राज्यसभा इसे मैक्सिमम 6 महीने तक रोक सकती है। मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा को भेजा, भाई आप भी हाँ बोल दो, ये बिल है, एक्ट बन जाएगा, तो राज्यसभा कहे नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम 6 महीने तक ये पड़ा रह सकता है।
अगर इसको राज्यसभा को भेजना है तो अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती, जैसे ही लोकसभा से पारित होता है ऑटोमेटिकली इसको राज्यसभा में भेज देते हैं। अगर दोनों सदन पारित कर दें तो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। अगर मान लीजिए राज्यसभा कह दे कि हमें नहीं पास करना, या फिर राज्यसभा कह दे कि भाई 6 महीने तक हम इस पर कुछ काम ही नहीं करेंगे, या फिर राज्यसभा कोई संशोधन प्रस्तुत करे जो लोकसभा को पसंद ना हो, तो देखिए क्या होता है, मामला फंस जाता है। अब इस मामले को सलटाने के लिए एक रास्ता दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने कहा है आप ज्वाइंट बैठक, संयुक्त बैठक जो है बुला सकते हैं दोनों सदनों की, और फिर उसमें जो है बिल पास करवा सकते हैं। जनरली देखिए बिल पास हो जाता है क्योंकि लोकसभा की जो संख्या है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर साधारण विधेयक है तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकते हैं। यदि ये लोकसभा में अस्वीकृत हो जाता है तो मे भी सरकार को शायद इस्तीफा देना पड़ जाए, अगर भाई मंत्री ने किया है तो मे भी, है ना, पक्का पक्का नहीं है। अच्छा, अगर ये अस्वीकृत हो जाए या पारित हो जाए, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हो जाए तो ऐसा हो सकता है, यानी कि जो है इसको पारित करने से मना भी किया जा सकता है ना, या फिर राष्ट्रपति भी कह सकते हैं भाई एक बार फिर से सोच विचार कर लो कि यही करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है, तो ये हो सकता है। अब आती है बात धन विधेयक की। देखिए धन विधेयक थोड़ा पावरफुल चीज है, इसमें थोड़ी सी चीजें जो है ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ज्यादा पावर है इसके पास। जैसे इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में इसको नहीं ला सकते क्योंकि धन पे नियंत्रण लोकसभा का होता है। केवल इसको मंत्री ही ला सकता है, गैर सरकारी सदस्य नहीं, क्योंकि मंत्री ही जो है पूरा बजट वगैरह मैनेज कर रहे हैं। इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्थापित कर सकते हैं, आपको पहले राष्ट्रपति से बातचीत करनी होगी, वो पूर्व संस्तुति करेंगे तो ही पुरस्थापित कर सकते हैं। राज्यसभा के पास इसको लेके बिल्कुल भी पावर नहीं है। राज्यसभा जो है इसको अगर पारित करने से मना कर दे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर राज्यसभा इस पर कुछ संशोधन दे दे लेकिन लोकसभा ना माने तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और राज्यसभा मैक्सिमम इसको 14 दिन के लिए लटका के रख सकती है, अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर कुछ नहीं कहा तो ये ऑटोमेटिकली पारित माना जाता है। इसको देखिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है, यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो बिल के ऊपर लिखते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं, और तभी फिर वो राज्यसभा में उस तरीके से जाता है। देखिए सिर्फ लोकसभा से भी पारित हो जाए और राज्यसभा कहे कि भाई हम तो नहीं करेंगे या फिर हम तो 14 दिन तक लटका के रखेंगे, तो देखिए ये पारित ही माना जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। तो इसीलिए क्योंकि राज्यसभा कोई इसको परेशान कर ही नहीं सकती, तो दोनों सदनों के बीच अगर असहमति हो जाए ऐसा कोई अवसर ही नहीं होगा, तो इसलिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। भाई आप करो या ना करो, हमने तो मान लिया है, तो इसलिए ज्वाइंट सिटिंग की तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये लोकसभा में पारित ना हुआ तो ये पक्का ही होता है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये माना जाता है कि सरकार जो है अपना विश्वास खो चुकी है, सरकार के लोग अब सरकार के मनी बिल पर देखिए वोट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रपति देखिए या तो इसको साइन करेंगे या सीधे मना कर देंगे, पुनर्विचार के लिए इसको नहीं भेज सकते हैं। इसको हमने पहले भी पढ़ा था तो अब भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आइए थोड़ा सा सीटों का आवंटन देख लेते हैं 2019 में कैसा था। तो देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संसद में सीटों का आवंटन, पहले देखते हैं राज्यसभा की सीट। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16 और बिहार में भी 16 ही है, और कर्नाटक में देखिए 12 है। लोकसभा सीटों की बात करें तो देखिए टॉप के 5 राज्य, यूपी में देखिए 18 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 सीटें हैं, तमिलनाडु में देखिए 39 सीटें हैं। अगर बात करें वर्तमान में तो लोकसभा में देखिए 542 सदस्य हैं, जिसमें से 523 है राज्यों से, 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 550 तक हो सकती है, ठीक है। हालांकि एंग्लो इंडियन को लेकर अभी रूल जो है चेंज हुए हैं। अगर बात करें राज्यसभा की, वर्तमान में 245 सदस्य हैं, 229 राज्यों से आए हैं, 4 जो है यूटी से आए हैं, 12 सदस्य देखिए राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अलग अलग राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी और लोकसभा की सीटें कितनी है, एक बार इसको भी देख लें। यूपी में कितनी है राज्यसभा की सीटें? 31, लोकसभा की 80, बिहार में 16 और 40, उत्तराखंड में 3 और 5, आंध्र प्रदेश 11 और 25। पहले मैं बोल रही हूँ राज्यसभा की, इसके बाद मैं बोल रही हूँ लोकसभा की। स्क्रीन पर आप देखते रह सकते हैं, समझ में आ जाएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लें। अरुणाचल प्रदेश में 1 और 2, असम में 7 और 14, पश्चिम बंगाल में 16 और 41, छत्तीसगढ़ 5 और 11, गोवा में 1 और 2, ठीक है। इसके बाद आ जाइए गुजरात में 11 और 26, हरियाणा में 5 और 10, हिमाचल प्रदेश में 3 और 4, झारखंड में 3 और 14, कर्नाटक में कितनी है तो 12 और 28 है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए
तो देखिए केरल में राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 है। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा, 29 लोकसभा। महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीट, 48 लोकसभा सीट। मणिपुर में 1 है और 2 है। मेघालय में भी 1 और 2 है। मिजोरम में देखिए राज्यसभा लोकसभा दोनों की 1-1 सीट है। नागालैंड में भी देखिए राज्यसभा और लोकसभा की 1-1 सीट है। उड़ीसा में 10 सीट है राज्यसभा की, 21 है लोकसभा की। पंजाब में 7 और 13। राजस्थान में देखिए 10 और 25 है। सिक्किम की बात करें तो राज्यसभा लोकसभा की 1-1 सीट है। तमिलनाडु में 18 और 39, 39। तेलंगाना में देखिए 7 और 17। त्रिपुरा में 1 सीट है राज्यसभा की, 2 सीटें हैं लोकसभा की। राइट, इतना हो गया। अब हमने राज्यों की बात की तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में हमें पता होना चाहिए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राज्यसभा की सीट नहीं है, लोकसभा की 1 है। दादरा नगर हवेली दमन और दीव में राज्यसभा की नहीं है, लोकसभा की 2 सीट है। लक्षद्वीप में भी राज्यसभा नहीं है और लोकसभा की 1 सीट है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। डाटा में भी चेंज हो सकता है। फिलहाल कितनी है तो 4 और 5। इसके बाद देखिए चंडीगढ़ में राज्यसभा की सीट नहीं है, लोकसभा की 1 है। दिल्ली में 3 और 7 है। पुदुचेरी की बात करें तो देखिए 1 है। लद्दाख में राज्यसभा की नहीं है, लोकसभा की 1 सीट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में पढ़ाया था, लेकिन राज्यपाल के पास भी वीटो पावर होती है। तो हमें इन दोनों की तुलना करने के बारे में भी पता होना चाहिए कि किसके पास किस तरह की वीटो पावर है, किससे के संबंध में। जैसे पहले हम सामान्य विधेयकों के संबंध में कंपैरिजन करेंगे। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो धन विधेयक होते हैं इसके संबंध में कंपैरिजन करेंगे। और फिर इसके बाद जो है हम जो अध्यादेश के निर्माण पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों की तुलना है ये देखेंगे। एंड इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर क्षमादान के मामले में जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियां हैं इसको देखेंगे। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो हमने 3 टॉपिक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के देखिए सापेक्ष पढ़ने हैं और ये बहुत ज्यादा क्या है आपके इंपॉर्टेंट। तो आइए अब इसको देखते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में तुलना। तो देखिए राष्ट्रपति सामान्य विधेयक के बारे में क्या क्या कर सकते हैं हमने पढ़ा है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए प्रत्येक साधारण विधेयक जब संसद के दोनों सदनों में चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है तो उसको एक्ट बनने के लिए जरूरी है कि राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाए। जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कोई साधारण विधेयक तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। पहले वो विधेयक को देखिए हाँ बोल सकते हैं, तब तो वो अधिनियम बन जाएगा। वो विधेयक को देखिए ना बोल सकते हैं, ऐसी स्थिति में वो विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। तीसरा वो क्या कर सकते हैं, विधेयक को देखिए पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन यदि बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदन उसको पारित कर दें तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे तो अब राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी जरूरी होगी। तो राष्ट्रपति केवल क्या कर सकते हैं, स्थगन वीटो ही यूज कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हैं। भाई फिर से आप जाओ, सोचो विचारो क्या ये ठीक है। अगर दोनों सदन कह दे नहीं ये ठीक है, हमने फिर से पारित कर दिया, तब तो मैंडेटरी है कि आपको जो है हाँ बोलनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल के पास यदि कोई राज्य विधानमंडल है ना अपना बिल पारित करके भेजता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 थे, इनके पास 4 होते हैं। पहला तो ये भी हाँ बोल दे तब तो अधिनियम होना जाएगा, ये ना बोल दे तब वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है कि ये पुनर्विचार के लिए भेज दे, लेकिन दोनों सदन फिर से यदि 2 है तो 2 और यदि 1 है तो 1 फिर से यदि पारित करके भेज दे तो राज्यपाल को देखिए उसे स्वीकृति देनी आवश्यक होती है। तो इसी तरह राज्यपाल के पास भी केवल देखिए स्थगन वीटो का अधिकार है। इसके अलावा एक चौथा ऑप्शन भी है राज्यपाल के पास कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब वो कह सकते हैं भाई ये विधेयक मुझे थोड़ा नेशनली इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं इस पे कुछ काम नहीं करूंगा, मैं इसको राष्ट्रपति के पास जो है भेज रहा हूं। अब जब राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के द्वारा भेजा गया कोई बिल आता है तो अगेन राष्ट्रपति के पास 3 बिल होते हैं। पहले तो वो हाँ बोल दे तब तो अधिनियम बन जाएगा, वो ना बोल दे तब वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तीसरा वो देखिए पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। सदन को देखिए 6 महीने के भीतर भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। टाइम लिमिट है, 6 महीने बताया हुआ है। अब देखिए यदि विधेयक कुछ सुधार के साथ या बिना सुधार के साथ राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाता है तो ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति इस पर अपनी हाँ बोलने के लिए बाध्य नहीं है। वो हाँ बोल भी सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। यही मामला अगर संसद का होता तो बाध्यकारी था उन पर कि अब आपको हाँ बोलनी पड़ेगी, हम 2 बार पारित कर चुके हैं। लेकिन यही मामला अगर राज्य का है, राज्यपाल ने कोई बिल उनके विचार के लिए भेजा है तो देखिए जरूरी नहीं है कि वो हाँ बोले, वो फिर भी मना कर सकते हैं। अब राज्यपाल के पास क्या है, देखिए एक बार जब राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास बिल भेज दिया तो अब उसके विधेयक को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है।
यानी कि अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं और वो सदन उनको दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति या तो हाँ बोलेंगे तो अधिनियम बन जाएगा और ना बोलेंगे तो नहीं बनेगा। लेकिन अब राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती, फाइनल से राष्ट्रपति की हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसके बारे में था? साधारण विधेयक के बारे में था। अब बात करते हैं धन विधेयक के बारे में, उनके पास क्या है। देखिए, जब संसद जो है किसी वित्त विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो अब उनके पास केवल दो विकल्प है। पहले तीन थे, अब दो हैं। पहला, या तो वो हाँ बोल दे तब तो वो अधिनियम बन जाएगा, या फिर वो ना बोलते अधिनियम नहीं बन जाएगा। इस बार देखिए, वो पुनर्विचार के लिए, पुनः सोचने के लिए उसको नहीं भेज सकते। या तो हाँ बोलिए या तो ना बोलिए। अच्छा, राज्यपाल क्या करते हैं? यदि जो है वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल पारित करके राज्यपाल के पास भेजते हैं, तो अब राज्यपाल के पास तीन विकल्प है। पहले चार थे, अब तीन हैं। या तो वो हाँ बोल दे तब तो अधिनियम बन जाएगा, या तो वो ना बोल दे तब अधिनियम नहीं बन पाएगा, या फिर अगेन वो राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको सुरक्षित रख सकते हैं कि भाई मेरे को तो लग रहा है इस पर राष्ट्रपति को बातचीत करनी चाहिए। अब अगर उन्होंने एक बार राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति के पास भी देखिए क्या है, वो क्या कर सकते हैं कि वो देखिए बेसिकली आप उसको क्या है, हाँ बोल सकते हैं या ना बोल सकते हैं। यानी कि उनके पास अगेन देखिए पुनर्विचार करने का विकल्प नहीं होता है। ठीक है, संसद के मामले में जैसा है वैसे राज्य विधानसभा के मामले में। देखिए, जो वित्त विधेयक होते हैं ना संसद में, वो जनरली राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही रखे जाते हैं। तो राष्ट्रपति जब पारित होकर आता है, या तो हाँ बोल देते हैं, ना बोलते पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। राज्य विधानमंडल के मामले में भी हाँ या ना बोल सकते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। अच्छा, अब राष्ट्रपति के पास तो ये है। अब राज्यपाल के पास क्या बचेगा? जब राज्यपाल ने किसी वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के सोचने के लिए रख दिया, तो अब उसकी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। यदि राष्ट्रपति ने हाँ बोली तो अधिनियम बन जाएगा। तो अब जो है राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अब आगे चलकर राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं रह गई, ये सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अध्यादेश की, ऑर्डिनेंस की। तो अध्यादेश के निर्माण में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार है, उनकी तुलना करते हैं। देखिए, पहले राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को केवल तभी जो है प्रख्यापित कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर एक भी सदन सत्र में है तब भी देखिए आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है किसी भी विधि को, किसी भी कानून को देखिए केवल एक विधेयक से पारित होना जरूरी नहीं है, बल्कि दोनों विधेयक से पारित होना जो है जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है, किसी अध्यादेश को तभी देखिए प्रख्यापित कर सकते हैं जब उनको लगे ऐसी परिस्थितियां बन गई कि भाई तुरंत कदम उठाना आवश्यक है, वेट हम नहीं कर सकते। तो ठीक है, अध्यादेश के मामले में उनकी शक्ति कितनी है? जैसे संसद की शक्ति है बिल्कुल वैसी है, यानी कि वो उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिसके संबंध में संसद जो है कानून बनाती है, विधि बनाती है। ठीक है, उनके द्वारा जारी अध्यादेश उसी तरह प्रभावी माना जाएगा जैसे संसद के द्वारा निर्मित कोई अधिनियम माना जाता है। ठीक है, संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम की जितनी सीमाएं होती हैं उतनी ही सीमाएं अध्यादेश की होगी। मतलब अध्यादेश उन मामलों में अवैध माना जाएगा यदि उन मामलों में संसद के पास कानून बनाने की पावर थी ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति जब चाहे किसी अध्यादेश को वापस भी ले सकता है कि भाई 4 ही दिन पहले मान लीजिए कुछ डाला था लेकिन लगा कि नहीं वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए अध्यादेश की जो निर्माण शक्ति है वो उनकी मनमर्जी की नहीं है, यानी कि जो कानून बनाने का काम है वो तो देखिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का होता है, तो अध्यादेश भी तो एक कानून ही है ना, तो ये भी देखिए प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जब अध्यादेश आपने जारी कर दिया तो जब संसद के दोनों सदन अब काम में फिर से आएंगे तो दोनों सदनों के सभा पटल पर उसको रखना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जब अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के बाद अगर उसको उन्होंने परमिशन नहीं दे दी समाप्त तो हो जाता है, या फिर वो उससे पहले भी समाप्त हो जाएगा, 6 हफ्ते से पहले भी समाप्त हो जाएगा यदि सदन जो है उसको अस्वीकृत करने का संकल्प जो है पारित कर दे। सदन कहे भाई ठीक नहीं है, हम तो उसको मना कर रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को देखिए अध्यादेश बनाने के लिए किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारा था राष्ट्रपति की पावर के बारे में। अब देखिए अध्यादेश ऑर्डिनेंस के बारे में, राज्यपाल की पावर के बारे में बात करते हैं। तो सेम है,
अध्यादेश केवल तभी पारित देखिए प्रख्यापित हो सकता है जब विधानसभा सत्र में ना हो, अगर एक सदनीय व्यवस्था है, या फिर जब विधानमंडल भी जो है सत्र में ना हो, अगर बहुसदस्यीय आपकी जो है व्यवस्था है। ठीक है। दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब केवल एक सदन सत्र में ना हो, क्योंकि विधेयक का दोनों सदनों के द्वारा पारित होना क्या है, जरूरी होता है। अच्छा, कब करते हैं? जब ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि भाई तुरंत कदम उठाया जाना जो है जरूरी है। सेम इनकी भी जो अध्यादेश निर्माण की शक्ति है वो राज्य विधान परिषद के सहास्तित्व के रूप में है। मतलब केवल उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश बन सकता है जिन पर विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार है। राइट। उसके बाद देखिए इनकी जो शक्ति होती है, जितनी शक्ति विधानमंडल के अधिनियम की होती है उसके ही बराबर होती है। यह है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। अगर आपने उन सीमाओं के अंदर अध्यादेश नहीं बनाया है जो सीमा एक विधानमंडल पर लागू होती है तो वो वैध हो जाएगा। बिल्कुल सेम चल रहा है ये सब। ठीक है। राज्यपाल भी किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। ठीक है। और देखिए अध्यादेश निर्माण की जो शक्ति है इनके पास भी स्वैच्छिक नहीं है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। जब एक बार आपका जो विधानमंडल है वो सत्र में आ जाए, यदि एक सदन है तो एक, और यदि दोनों सदन है तो दोनों, तो उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और देखिए सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद ये खत्म हो जाता है। अगर पारित नहीं हुआ, ये उससे पहले भी समाप्त हो सकता है यदि राज्यसभा उसको अस्वीकृत कर दे और विधान परिषद जहां पर है उस अस्वीकृति को सहमति प्रदान जो है कर दे। ठीक है। इसके बाद ये, लेकिन एक चीज डिफरेंट है। देखिए राज्यपाल 3 मामलों में अध्यादेश नहीं बना सकता। 3 चीजें ऐसी हैं जहां वो अध्यादेश नहीं बना सकते। कौन कौन सी है? यदि राज्य विधानमंडल में वैसा कानून वो लेकर आते तो उस कानून के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी होती, तो मतलब वैसा वो अध्यादेश नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति से पूछना जरूरी है। यदि समान उपबंध वाले विधेयक को राष्ट्रपति के सोच विचार के लिए लगते, यानी कि अगर कोई विधेयक आता और आप राज्यपाल को लगता भाई इसे तो राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए, तो भी उस मामले पर वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। अगर राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति के बिना मंजूरी के अवैध हो जाएगा, यानी कि अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसमें राष्ट्रपति के पास भेजना, उनसे पूछना मैंडेटरी है, तो ऐसे मामलों में जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की जरूरत होती है। राइट। अब हम देखते हैं उनकी क्षमादान शक्तियां हैं, इनके बीच में क्या आप कह सकते हैं अंतर है। तो आइए इसको भी समझते हैं। तो देखिए कंपेयर करके पढ़ते हैं। केंद्रीय विधि यानी कि जो सेंट्रल लॉज है, अगर उनके विरुद्ध किसी अपराध में कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया है तो उस व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका प्रतिलंबन करना, विराम करना, परिहार करना, या दंड के आदेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण करना, ये सब केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। वही राज्यपाल अगर राज्य विधि के विरुद्ध किसी को सजा प्राप्त है तो वो उसके साथ ये सब कर सकते हैं। यानी कि राज्य विधि में पावर है राज्यपाल के पास, केंद्र विधि में पावर है राष्ट्रपति के पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो सजाए मौत की जो है तो आप कह सकते हैं जो सजा मिली है उसको क्षमा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। देखिए मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार, यानी कि बिल्कुल कह दिया अब आप आरोप से बरी हो, मृत्युदंड हमने आपका माफ कर दिया, ठीक है आप फ्री हो, चलिए कोई बात नहीं, ये जो कर सकते हैं ना ये केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्योंकि एक राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकते, चाहे वो सजा उनको राज्य विधि के तहत भी मिली हो। ठीक है। तो राज्यपाल के बजाय आपको जो क्षमा याचना है वो राष्ट्रपति से ही करनी होगी। लेकिन हाँ, राज्यपाल स्थगित कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी कह सकते हैं, या उसके दंड को देखिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी बदल सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली माफ करने की पावर मृत्युदंड को वो राज्यपाल के पास नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो कोर्ट मार्शल यानी कि सैन्य अदालत है, इसके तहत अगर किसी को सजा मिली है तो उसको माफ करने की या बदलने की जो पावर है केवल राष्ट्रपति के पास है। सैन्य अदालतों के मामले में ऐसी कोई भी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो जब भी बेसिक डिफरेंस पूछा जाए, 2 बातें ध्यान रखिएगा, मृत्युदंड में राष्ट्रपति के पास पावर है और सैन्य अदालतों में भी राष्ट्रपति के पास पावर है। राइट। ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय आयोग या केंद्रीय निकाय दिए गए हैं, उनके सामने संबंधित मंत्रालय बताए हुए। जैसे यूपीएससी में तो कई बार पूछा जाता है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, और ये जो प्रचलन है यूपीपीसीएस में भी देखने को मिलता है, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग ये आता है कार्मिक मंत्रालय के अंदर, वित्त आयोग वित्त मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग तो कार्मिक मंत्रालय, अंतर राज्य परिषद गृह मंत्रालय वेरी इंपॉर्टेंट, फिर कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक मंत्रालय।
ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत आता है, इंपॉर्टेंट। फिर जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्रमिक मंत्रालय के अंदर में आता है। क्षेत्रीय परिषद है गृह मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग क्रमिक मंत्रालय। इसके बाद जो आपका राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी है तो गृह मंत्रालय। फिर भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयोग तो ये भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत देखिए आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो टेबल का सेकंड पार्ट है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है। उत्तर पूर्व परिषद ये उत्तर पूर्व क्षेत्रों का जो विकास मंत्रालय उसके तहत। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकार न्यायाधिकरण जो है तो ये देखिए क्रमिक मंत्रालय के तहत आता है। अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग ये अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय उसके तहत आता है। मानवाधिकार आयोग ये गृह मंत्रालय के तहत आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, और जीएसटी परिषद है ना ये आपके वित्त मंत्रालय के तहत आती है। इसके बाद देखिए लोकपाल तो ये अभी आ जाएंगे क्रमिक मंत्रालय के तहत। इसके बाद देखिए जो आपका राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी है ये शायद मैंने आपको बताया भी था, गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण गृह मंत्रालय, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए भारत के महान्यायवादी तो विधि एवं न्याय मंत्रालय। भारत के महान्यायभिकर्ता विधि एवं न्याय मंत्रालय। भारत का विधि आयोग विधि और न्याय मंत्रालय तो नाम से भी पता चल रहा है ना। फिर देखिए भारत का निर्वाचन आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय, और भारत का परिसीमन आयोग देखिए इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर की वजह से ये भी आता है विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो ये बताता है कि जो अलग अलग राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर देखिए लोकायुक्त जो है उनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसमें एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे, बाकी तो ईयर ही है उनको जो है हमें बेसिक फैक्ट के रूप में याद रखना है। आइए देखते हैं। देखिए क्या है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में स्थापना वर्ष 1970। दूसरा क्या है महाराष्ट्र, इसमें क्या है 1971। लेकिन अब आपको यहाँ कंफ्यूज हो गया होगा क्योंकि देखिए कई बार आता है कि सबसे पहले लोकायुक्त जो है वो कहाँ पर आए थे, तो हमने बहुत बार याद किया होता है कि महाराष्ट्र में आए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने उड़ीसा आपको 1970 बता दिया है। तो देखिए ध्यान ये रखना है जो लोकायुक्त को लेकर एक कानून एक रेगुलेशन आई थी वो सबसे पहले उड़ीसा में ही आई थी 1970 में, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। लोकायुक्त देखिए वहां पर अपॉइंट नहीं हुए थे, अपॉइंट जो सबसे पहले हुए हैं वो महाराष्ट्र में हुए 1971 में, ठीक है। उड़ीसा में तो फिर बाद में जाके हुए थे। तो अगर पूछ लिया जाए कि कानून कहाँ सबसे पहले आया तो वो उड़ीसा में आया 1970 में, लेकिन पूछ लिया जाए कि लोकायुक्त जो है सबसे पहले अपॉइंट कहाँ हुए थे आए कहाँ थे तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में 1907 में। सिर्फ यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट थी जो मुझे आपको बतानी थी, बाकी तो हमने देखे ईयर याद करने हैं। राजस्थान 1973, बिहार 1974, उत्तर प्रदेश 1975, मध्य प्रदेश 1981, आंध्र प्रदेश 1983, हिमाचल प्रदेश 1983। देखिए इससे प्रश्न कई बार ये बन जाता है, चार ऑप्शन वो देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगाइए जब लोकायुक्त की स्थापना यहाँ पर हुई। तो आपको अगर सर नहीं भी याद है ना तो कम से कम इतना पता हो कि कहाँ पहले और कहाँ बाद में आया था, ठीक है। जैसे पंजाब 1995, दिल्ली 1995, फिर आया केरल में 1999, झारखंड 2001, छत्तीसगढ़ 2002, हरियाणा 2002, उत्तराखंड 2002, जम्मू कश्मीर 2002, पश्चिम बंगाल 2003, त्रिपुरा फिर लेट है 2008, गोवा में 2011 में, कर्नाटक देखिए अलग है तो 1985, असम भी 1985 और गुजरात 1986। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में स्टार्ट करने वाली हूँ, इसमें हमने ये पढ़ना है जो संसद है और जो राज्य विधान मंडल है इनका मेन क्या काम है, विधायी प्रक्रिया कानून बनाना। तो इनकी जो कानून बनाने की विधायी प्रक्रिया है इसमें एक तुलना हमें पता होनी चाहिए क्योंकि मेन काम तो यही है ना इनका, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है। तो आइए इस वाले सेगमेंट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसी तरह अलग अलग विधेयक के संदर्भ में देखेंगे तो साधारण विधेयक के संबंध में देखिए संसद में क्या विधायी प्रक्रिया है और राज्य विधानमंडल में क्या विधायी प्रक्रिया है। इसके बाद धन विधेयक के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए साधारण विधेयक ये संसद के किसी भी सदन में देखिए लाया जा सकता है। विधानमंडल में भी अगर एक सदन है तो वो तो एक ही हो गया, लेकिन मान लीजिए दो है तो किसी भी सदन में देखिए पुनर्स्थापित किया जा सकता है। किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, विधानमंडल में भी सेम है। प्रारंभिक सदन में ये पहले दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है, सेम इधर भी है।
यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें संसद के दोनों सदनों की संशोधन या फिर बिना संशोधन के सहमति हो। यानी कि मोटी सी बात यह है, चाहे कुछ चेंज हुए या नहीं हुए हैं, लेकिन फाइनली क्या दोनों सदन मान गए हैं? अगर दोनों सदन मान गए हैं तो ही जो है पारित माना जाता है। इसी तरह राज्य विधानमंडल के बारे में भी है कि तभी पारित माना जाता है जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की जो है सहमति हो। लेकिन अगर गतिरोध हो जाए तो क्या है? देखिए, दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब या तो एक सदन के द्वारा, ये राज्य नहीं सदन आएगा, एक सदन के द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, या फिर वो कुछ ऐसे संशोधन दे दे जो पहले वाले सदन को अच्छे नहीं लग रहे, या फिर 6 महीने तक इस पर कोई काम ही ना करे, तो माना जाता है भाई ये थोड़ा पंगा हो गया है, थोड़ा गतिरोध हो गया है। वही देखिए, मैंने यहाँ पे 6 माह 3 माह हाईलाइट किया हुआ है। इसका एक कारण है, जैसे अगर विधानमंडल के दोनों सदनों में गतिरोध की बात करूं तो ये कब माना जाएगा? या तो दूसरा सदन पहले वाले की पारित की हुई चीज को मना कर दे, या वो कुछ ऐसे संशोधन करे जो पहले वाले को पसंद नहीं है, या वो 3 माह तक कुछ ना करे। देखिए, लोकसभा राज्यसभा के मामले में 6 महीने का टाइम है, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद के मामले में 3 महीने का टाइम है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, संविधान में किसी विधेयक के गतिरोध को निपटाने के लिए सदन की जो है संयुक्त बैठक का, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का देखिए उपबंध है। लेकिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि देखिए संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। अगर देखिए संसद में पंगा फंसता है तो साथ मिलकर बैठ के बातचीत करो, लेकिन विधानमंडल में राज्यों में पंगा फंसता है तो संयुक्त बैठक की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए लोकसभा के पास राज्यसभा की कंपेयर में ज्यादा पावर है, ये तो हमें पता है, लेकिन राज्यसभा के पास फिर भी थोड़ी पावर है, वो फिर भी जो है अपना एक हक रखती है। लेकिन जब हम बात करते हैं विधानसभा और विधान परिषद की, तो विधानसभा के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो विधान परिषद पर अभिभावी हो सकती है, विधान परिषद उस पर नहीं। कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए अगर गतिरोध हो गया तो लोकसभा दोबारा विधेयक को पारित करके राज्यसभा के ऊपर हावी नहीं हो सकती। दूसरी बार पारित करने के बावजूद भी एकमात्र रास्ता ज्वाइंट सिटिंग का ही बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट देखिए ये है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर विधानसभा विधेयक को पास करे दूसरी बार तो विधान परिषद पर अभिभावी हो सकती है। यानी कि जब एक विधेयक को विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित करके विधान परिषद को भेजा जाता है तो विधान परिषद या तो उसको अस्वीकार कर दे, या फिर कुछ अमेंडमेंट करने को कहे, या 1 माह तक उसे पारित ना करे, ये उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया था। यानी कि विधानसभा ने कहा आप मना कर रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने दोबारा पारित कर दिया, ये है। या फिर विधान परिषद का कुछ अमेंडमेंट हम कर रहे हैं तो विधानसभा या तो उनको मान सकती है, या कहते भाई हमको नहीं माननी, हम तो ऐसे ही मानेंगे। या फिर विधान परिषद 1 महीने तक कुछ नहीं करे, है ना, तो भी देखिए वो कर सकते हैं। तो मैक्सिमम देखिए लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग रह सकता है कितने टाइम के लिए? 6 माह के लिए। लेकिन राज्य विधानमंडल में कितने महीनों के लिए मैक्सिमम पेंडिंग रह सकता है? 4 माह के लिए। कैसे? 3 माह पहली बार में और 1 माह दूसरी बार में, लेकिन इसके बाद वो पारित तो हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब गतिरोध का सामान चाहे समाधान चाहे राज्यसभा से और लोकसभा से संयुक्त बैठक ही होता है, और राष्ट्रपति अगर संयुक्त बैठक नहीं बुलाता तो विधेयक समाप्त हो जाता है। इसी तरह दूसरी बार विधेयक को पारित करते समय विधानसभा की ही स्वीकृति की जरूरत होती है, और परिषद से आए विधेयक को यदि विधानसभा अस्वीकार भी कर दे तो वो फिर समाप्त जो है हो जाएगा। राइट, समझ गए? ये तो थी साधारण विधेयक के बारे में। अब देखिए हम समझते हैं धन विधेयक के बारे में, किसके पास कितनी पावर है। तो सबसे पहले तो धन विधेयक केवल लोकसभा में आ सकता है, ना कि राज्यसभा में। इसी तरह केवल विधानसभा में आ सकता है, ना कि विधान परिषद में। केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लाया जा सकता है। सेम है, केवल राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही लाया जा सकता है। इसके बाद कोई मंत्री ही इसको स्थापित कर सकता है, ना कि गैर सरकारी सदस्य। और देखिए यहाँ पर भी जो है मंत्री ही कर सकता है। फिर देखिए जो राज्यसभा है वो अगर पारित ना करे या कोई संशोधन कर दे या अस्वीकार कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम 14 दिनों तक लौटा सकती है, मतलब लटका सकती है। 14 दिन के बाद उसको लौटा देना चाहिए। अगर नहीं लौटाती है तो वो उसी फॉर्म में पारित माना जाता है। सेम देखिए विधान परिषद भी ना संशोधित कर सकती है ना अस्वीकार कर सकती है, मैक्सिमम 14 दिन के लिए लटका सकती है। ठीक है, लोकसभा अगर चाहे तो राज्यसभा की बातें मान ले या फिर रिजेक्ट कर दे। अगर लोकसभा किसी सिफारिश को मान लेती है तो दोनों सदन परिवर्तित रूप में कहते हैं भाई हमने पारित कर दिया। लेकिन लोकसभा का भी हमको सिफारिश मानने का मूड नहीं है तो मूल रूप में पारित माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा विधेयक को मैक्सिमम 14 दिनों तक जो है लटका सकती है, नहीं तो तय सीमा के अंदर इसको पारित माना जाएगा। और बिल्कुल सेम चीजें जो है राज्य विधानमंडल के बारे में भी दी गई हैं।
ठीक है। इसका मतलब कि जो संविधान है उसने दोनों सदनों के बीच अगर धन विधेयक को लेकर कोई गतिरोध हो तो ज्वाइंट सिटिंग का कोई उपबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि गतिरोध होता ही नहीं है, लोकसभा अभिभावी हो जाती है राज्यसभा के ऊपर, है ना। इसी तरह देखिए विधानसभा भी हो जाती है। तो ये विधानसभा और आप कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर क्या कुछ चीजें थी। ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इसमें स्थानीय नगर शासन विषय पर जो अलग अलग समितियां या आयोग आए हैं उनके बारे में बताया हुआ है, कौन से साल में वो आए, क्या उस आयोग का नाम था, उसके अध्यक्ष कौन थे, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए तो अब जो है यहीं पर हम एक पॉज ले लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं।